लेट्स बाइट बयानबाजी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसे लेकर देश भर में तमाम कयास लगाए जा रहे हैं और अलग अलग तरह के बयान सामने आ रहे हैं। धनखड़ ने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए पद छोड़ने की बात कही। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देना समझ से परे है। ये आश्चर्यजनक है, जो कई सवाल खड़े करता है। देखिए, ये घटना पूरे देश को चौंकाने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि आज़ादी के बाद में उपराष्ट्रपति के पद से कोई इस्तीफा नहीं हुआ आज तक, पहली बार हुआ है। और जो कारण बताया गया कि स्वास्थ्य कारणों से मैं दे रहा हूँ, उसमें आम लोगों को भी और किसी को भी सच्चाई नहीं लग रही है, सच्चाई नहीं लग रही है। घटना इस प्रकार मोड़ ले रही है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, मोदी जी विदेशों में जा रहे हैं, कल परसों दौरे में, आज कल में जा रहे हैं। अचानक उपराष्ट्रपति का इस्तीफा होता है तो देश दुनिया में चर्चा बन गई। और धनखड़ साहब वहाँ राजस्थान के थे तो राजस्थान वासियों को बहुत धक्का लगा, क्योंकि किसानों की बात जो है वो पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी, जब मौका लगा किसानों के जब आंदोलन हुए तब भी, अब भी लगातार वो उठाते गए हैं, उठाते गए। अभी तो कृषि मंत्री जी को उन्होंने खरी खोटी भी सुनाई थी थोड़े दिन पहले ही। और 10 जुलाई को अभी उन्होंने कहा कि मैं 2027 तक रिटायर होऊंगा। मैंने कहा था जोधपुर के अंदर 10 दिन पहले कि भाई चेयरमैन राज्यसभा और लोकसभा स्पीकर दोनों राजस्थान से हैं और दोनों दबाव में काम कर रहे हैं। मैंने कहा था दोनों दबाव में काम कर रहे हैं। मेरी जोधपुर की आप देखेंगे स्पीच तो उसमें आपको मिलेगा। मैंने कहा था उस वक्त, मुझे लग रहा था पता नहीं क्यों लग रहा था कि दोनों दबाव में काम कर रहे हैं, और वो सच्चाई सामने आ गई। अब दबाव में काम करने वाला व्यक्ति इस प्रकार से चौंकाने वाला इस्तीफा दे सकता है, मेरा मानना है। अब असली बात क्या हुई है वो तो आरएसएस जाने या बीजेपी वाले जाने, ये किसी को नहीं मालूम है। आरएसएस को मालूम होगा, प्रधानमंत्री जी को मालूम होगा, मेरे ख्याल से ज़्यादा तो मैं कह सकता हूँ 2 को मालूम होगा कि किन कारणों से इस्तीफे हुए हैं। क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? क्योंकि कल बीएससी की बैठक थी, जेपी नड्डा भाग नहीं लिया, उपराष्ट्रपति जी ने भी वहां पर बुलाया था उन लोगों को, आइए बात करिए, तो मंत्री, केंद्रीय मंत्री ही उनको तवज्जो नहीं दे रहे थे। नाराज, पता नहीं क्या हुआ है। चौंकाने वाली घटना की, दिन भर हाउस चला है, उन्होंने भाग लिया है। कल जो बीएससी की मीटिंग होती है, जो प्रोग्राम तय होता है, जो आप कह रहे हो आगे के लिए, वो मीटिंग भी हुई है। अचानक शाम को इस्तीफा हुआ है, तो चौंकाने वाली घटना ही। तो अब सच्चाई क्या है ये आने वाले वक्त मालूम पड़ेगा कि कोई बहुत बड़ा प्लान है क्या इनका, राजनीतिक तौर से कोई घटना चक्र चलाने का। ये तमाम बातें अभी तो बाहर आई नहीं है, पर दबाव में रहे दोनों, ये मैं नोट कर रहा था और मैंने कहा था। हालांकि उसका खंडन किया उपराष्ट्रपति जी ने, और क्योंकि मेरे तो उनके परिवार से 50 साल के संबंध हैं, 50 साल किसे कहते हैं, वो खुद ही कहते कई बार, अभी भी कहा। तो हम सबको बहुत दुख हुआ कि उनका इस्तीफा हो गया। अब भी मैं समझता हूँ, जैसे कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी को प्रयास करना चाहिए, क्या संभव है क्या कि वापस वो इस्तीफा ले ले। ये जयराम रमेश, जो हमारे मिस्टर जयराम रमेश, जो हमारे वो हैं मीडिया के महामंत्री AICC, उन्होंने भी ये कहा है कि प्रधानमंत्री को चाहिए कि एक प्रयास करे कि वापस इस्तीफा ले ले। सर, आपने जोधपुर में कहा था कि कुछ लोकसभा स्पीकर दबाव वगैरह में काम करें, कुछ और इस्तीफे भी हो सकते हैं आने वाले दिनों में, नाराजगी लोगों में मुझे नहीं सामने आ मालूम। सकती है। मैं तो एक, मेरा जो फीलिंग था, गट फीलिंग था कि दोनों के लिए मैंने कहा था, स्पीकर लोकसभा और चेयरमैन राज्यसभा, ये बात है। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने रूस से सस्ते तेल की खरीद को लेकर चीन, भारत और ब्राजील पर तीखा हमला बोला है।
ग्राहम ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर ये देश रूस से सस्ती तेल खरीद जारी रखते हैं और यूक्रेन युद्ध को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देते हैं तो अमेरिका उन पर भारी टैरिफ यानी आयात शुल्क लगाएगा और उनकी अर्थव्यवस्थाओं को तबाह कर देगा। ग्राहम ने इस व्यापार को खूनी पैसा करार देते हुए कहा कि जो कुछ भी किया जा रहा है वो उस युद्ध को जिंदा रखने का माध्यम है जिसमें बेगुनाह लोगों की जानें जा रही हैं। But here's what I would tell China, India, and Brazil. If you keep buying cheap Russian oil to allow this war to continue, we're going to tariff the hell out of you, and we're going to crush your economy because what you're doing is blood money. You're buying cheap Russian oil at the expense of the world, and President Trump is tired of this game. If I were President Putin, I would get to the table soon because he's about to get crushed. Blunt and plain spoken as ever. जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जानकारी दी कि 100 से ज्यादा सांसदों के हस्ताक्षर इस प्रक्रिया के लिए जुटाए जा चुके हैं। रिजिजू ने कहा कि अभी हस्ताक्षर जुटाने की प्रक्रिया जारी है और संसद के मानसून सत्र में ये मसला गंभीर रूप से उठ सकता है। दरअसल जस्टिस वर्मा के आवास पर जले हुए कैश के बंडल मिलने के बाद से मामला गर्मा गया था और अब उनके खिलाफ महाभियोग की तैयारी तेज हो गई है। रिजिजू ने यह भी कहा कि यह फैसला सिर्फ सरकार का नहीं, सभी दल मिलकर लेंगे। The signature is underway and it has crossed 100 already. मैंने पहले बता दिया, जस्टिस वर्मा केस में जो प्रोसेस है उसमें सब पार्टी मिलकर करेंगे, उसमें ये सरकार का अकेला मूव नहीं है। केरल कांग्रेस में मतभेद सामने आने लगे हैं। पार्टी के सीनियर नेता के मुरलीधरन ने कहा है कि शशि थरूर को तिरुवनंतपुरम में तब तक किसी भी पार्टी कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जाएगा जब तक वो राष्ट्रीय सुरक्षा पर अपना रुख स्पष्ट नहीं करते। मुरलीधरन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि थरूर अब हमारे साथ नहीं है, इसलिए उनके द्वारा किसी कार्यक्रम का बहिष्कार करने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने ये भी जोड़ा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य होते हुए भी थरूर को अब हम में से एक नहीं माना जाता। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, यह फैसला पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। दरअसल ये पूरा विवाद थरूर के उस बयान के बाद हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी भी नेता को पहली वफादारी देश के प्रति दिखानी चाहिए, न कि पार्टी के प्रति। अगर देश ही नहीं बचेगा तो पार्टियों का क्या फायदा। थरूर के इस बयान को पार्टी लाइन से हटकर माना जा रहा है और इसे लेकर अलग अलग मत सामने आ रहे हैं। एआईसीसी महासचिव और कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी के खिलाफ MUDA यानी मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मामले में झूठी शिकायत दर्ज करवाई थी। राज्यपाल कार्यालय का दुरुपयोग कर मुकदमा चलाने की अनुमति ली गई, फिर पूर्ववर्ती सरकार द्वारा नियुक्त लोकायुक्त को जांच सौंप दी गई, लेकिन लोकायुक्त पुलिस ने जांच कर इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। इसके बावजूद बीजेपी ने उसी FIR के आधार पर ED में केस दर्ज करवा दिया। The entire matter. Lokayukta police has investigated the matter and filed a closure report. BJP then used this FIR to lodge an ED case against Shri Siddaramaiah. The High Court of Karnataka quashed the ED summons to wife of Shri Siddaramaiah as also to a cabinet minister and proved that BJP was persecuting and hounding Congress governments. The ED, the election department and BJP partnership didn't end. They challenged that order of the Karnataka High Court. The ED challenged it in the Supreme Court. The Supreme Court's stinging observations regarding a political game being played to settle scores through ED is an indictment of the Modi government and an honor of the truth. The case of the ED against Shri Siddaramaiah's wife, as also a cabinet minister of Karnataka, has again been quashed. Another case was also instituted in the High Court to transfer the investigation to CBI. The Karnataka High Court has quashed that also. भाजपा के नेता और पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह 31 महीने बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए पहुंचे। उनकी पिछली मुलाकात 29 दिसंबर 2022 को हुई थी। उन्होंने कहा कि योगी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए वे उनसे मुलाकात करने जा रहे हैं।
प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मुलाकात तो होनी चाहिए, हुई। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने एक्स पर प्रदेश की अफसरशाही को लेकर टिप्पणी की है। उन्होंने लिखा कि प्रदेश में अफसरशाही बेलगाम होती जा रही है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अत्यंत चिंताजनक है। जनप्रतिनिधियों के साथ किया जा रहा अपमान सिर्फ व्यक्ति विशेष नहीं बल्कि पूरे लोकतंत्र की आत्मा पर आघात है। टीकाराम जूली ने बालोतरा में पचपतरा के पूर्व विधायक मदन प्रजापत से फोन पर की गई अभद्रता को अत्यंत निंदनीय, अशोभनीय और शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि यह केवल एक विधायक का नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की जनता का अपमान है, जिसे किसी भी हाल में सहन नहीं किया जा सकता। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के हालिया बयान पर जवाब देते हुए कहा कि देश के संविधान में चुनाव आयोग सर्वोच्च है। चुनाव आयोग जो करेगा वही मान्य होगा। रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए किसी भी हालत में मतदाता सूची में शामिल नहीं किए जा सकते। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 7-11 ट्रेन धमाकों के केस में बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट की 2 जजों की स्पेशल बेंच ने सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में असफल रहा और ये सभी लोग निर्दोष हैं। इस फैसले पर कई सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने सोशल मीडिया पर सवाल किया कि अगर बम धमाकों के सभी 12 आरोपी निर्दोष हैं तो हमारी ट्रेनों में बम किसने रखे? 189 मुंबईकरों की जान किसने ली? एक आम मुंबईकर आज हाईकोर्ट और जांच एजेंसियों से यही सवाल पूछ रहा है। 18 साल बाद भी सच कौन है, गुनहगार कौन थे? ये सवाल जस का तस है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक्स पर लिखा कि 1993 से अब तक 33 वर्षों से हम शहीद दिवस मना रहे हैं। उन 13 वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए जिन्होंने लोकतंत्र और जनता के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। उनका बलिदान बंगाल की सामूहिक चेतना में हमेशा के लिए दर्ज है। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी लोकतांत्रिक तरीके से जनता का विश्वास जीतने में नाकाम रही है, इसलिए अब वह केंद्रीय एजेंसियों को हथियार बनाकर सत्ता का संतुलन अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये बंगाल है जहां गोलियां भी हमारी हिम्मत नहीं तोड़ सकी। যারা আজও সংগ্রাম জানেন না, তৃণমূল কংগ্রেস এমনি জন্ম হয়নি। তৃণমূল কংগ্রেস অনেক লড়াইয়ের ফসল। দলের সম্পদ আমাদের কর্মীরা, আর আমার দলের সম্পদ বাংলার মা মাটি মানুষ। বাংলা जो कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। বাংলায় মাটি দুর্জয় ঘাটি। জেনে রেখো দুর্বৃত্ত, জব্দ হবে, স্তব্ধ হবে। তৃণমূল কংগ্রেস একমাত্র দল যে মাথা নত করে না, মাথা নত করবে না। খেলা তো আবার হবে। একদিকে বাংলা ভাষার সম্মান রক্ষা করার খেলা, অন্যদিকে সব ভাষাকে ভালোবাসা রক্ষার খেলা, অন্যদিকে সর্বধর্ম সমন্বয়ের খেলা। আজকে ফাউন্ডেশন স্টোন ইনঅগুরেশন করলাম दिल्ली के उत्खात करवार। ये थे आज के कुछ अहम बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो, presenting the first radio news app Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio,